हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4.1। आज अपन मनी के कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे और आगे चलते हैं। ठीक है। आई मनी में आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे जैसे कि एनडीटीएल क्या होता है, कासा क्या होता है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, और जो मनी सप्लाई के छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आइए तो पहले मनी को समझ लेते हैं कि मनी होता क्या है। मनी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि अब मार्केट में कोई मनी लेकर के गए 20 रुपए का, तो आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो। तो गुड्स एंड सर्विस आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है। मनी का ये कंसेप्ट है कि मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है। एक लिक्विडिटी बनी रहती है। ठीक है। आप कभी भी गए लेके आ गए, तो ये इसकी एक वैल्यू होती है, क्वालिफाइड वैल्यू होती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। जो कि गारंटीड किया जाता है एक एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको गारंटीड किया जाता है। जैसे उस पर लिखा होता है ना, किसी भी नोट पे आप देखे हुए कि मैं धारक को वचन देता हूं, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है। इसकी एक मॉनिटरी वैल्यू होती है। अब कुछ मनी के कुछ अलग अलग तरह के मनी होते हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे कि कमोडिटी मनी क्या होता है। कमोडिटी मनी आपको पहले पता हुआ कि पहले होता था बार्टर सिस्टम, जिसमें आप केले के बदले पुस्तक ले सकते थे। तो इसी तरीका से एक कमोडिटी मनी का है, पहले कॉइन चलते थे। ठीक है। राजा महाराजाओं के जमाने में कॉइन चलते थे, तो उनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। जैसे कि गोल्ड का कोई कॉइन है, सिल्वर का कोई कॉइन है, तो ये इसकी मेरे एक कमोडिटी से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है कमोडिटी मनी। और इनकी एक खुद की वैल्यू होती है। जैसे कि गोल्ड का कॉइन है, तो आप समझ, एक ऑब्वियसली है, आप उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक खुद की उसकी एक वैल्यू है। क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी। इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी खुद की। इसको क्या बोलते हैं? कमोडिटी मनी बोलते हैं। एक होता है फिएट मनी। तो फिएट मनी क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट एक ऑथोराइज करती है कि ये एक लीगल टेंडर होता है, और इसमें गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है कि ये रिलीज कर रहे हैं ये नोट, और ये इसको कोई मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से, कोई भी कुछ भी ट्रांजैक्शन हो। तो एक कंट्री, एक गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर वो होता है जो गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये मान लीजिए उसने 2000 रुपए का, गवर्नमेंट ने 2000 रुपए का नोट इशू किया। अब कोई इससे ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं ले रहा 2000 रुपए का। ठीक है। यदि ऐसा कोई करता है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है। तो फिएट मनी होता है, लीगल टेंडर होता है, मतलब कोई देश के किसी भी कोने में चले जाइए इंडिया के, तो उसको 2000 लेने से मना नहीं करेगा। ठीक है। ये होता है गवर्नमेंट की एक, गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड डिफाइन कर दिया है कि ये फिएट मनी की है, ये लीगल टेंडर है, और इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक वचन देती है कि ये सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। ये होता है फिएट मनी। ठीक है। एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और गवर्नमेंट इसको इशू करती है, तो होता है फिएट मनी। ठीक है। आगे कुछ आता है जैसे कि फिड्यूसरी मनी क्या होता है। फिड्यूसरी मनी होता है जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस होता है। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब जैसे कि चेक हो गए, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, मतलब कोई चेक हो गया, कोई इसका कोई ऐसी आपने क्या दे दिया, बॉन्ड दे दिए, तो ये क्या क्या चलता है, बॉन्ड की एक स्लिप दे दी। तो ये फिड्यूसरी मनी के कॉन्सेप्ट का काम करता है। मतलब ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहता है कि हमने ये स्लिप दे दी है, एक चेक दे दिया है, आप कभी भी आकर के पैसा निकाल सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो। इस तरीके से ये चलता है म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। ठीक है। आगे है जैसे कि लीगल टेंडर, मैंने पहले बताया कि एक गवर्नमेंट होती है लीगल टेंडर, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, और उसको देश के किसी भी कोने में आप कमोडिटी को परचेज कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है। एक एक्सेप्टेबल होगा, लीगली एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। और जो कॉइन इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं अंडर कॉइनेज एक्ट 1911, और जो बैंक नोट इशू किए जाते हैं वो आरबीआई के एक्ट के अंदर किए जाते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। ठीक है। कौन करती है? वो कॉइन्स इशू करती है, वो गवर्नमेंट करती है। जो नोट करती है वो आरबीआई करती है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट।
मतलब कि 2000 से लेकर 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट को आरबीआई इशू करती है, लेकिन 1 रुपए के नोट को कौन करती है? गवर्नमेंट इशू करती है। और उस पर साइन किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं उस पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेंसी कॉइन इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता किसी भी मतलब देश के किसी भी इंसान के द्वारा, सिटीजन के द्वारा, कि ये काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक क्राइटेरिया कर दिया है कि आप इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कॉमर्शियल बैंक मनी क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक मनी होता है जो कि एक मनी है, वो बैंकों के द्वारा क्रिएट किया गया है अंडर फाइनेंशियल रिजर्व सिस्टम। अब फाइनेंशियल रिजर्व सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल रिजर्व सिस्टम होता है जैसे कि आप गए बैंक में, आपने मान लिया 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए। अब डिपॉजिट करा दिए, जो फ्रैक्शनल रिजर्व होगा, मतलब जो उसका मतलब, ये आपको एक कंसेप्ट आगे मैं पढ़ाऊंगा, CRR SLR। इसमें क्या होता है? बैंक को कुछ डिपॉजिट है, मतलब कुछ वैल्यू मनी का कुछ एक, मान लीजिए कि एक सेफ के तौर पर रखना पड़ता है अपने, कि फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि सारे लोग जब डिमांड करने लगे तो वो स्थिति ना बन जाए कि पैसे की कहीं से अफला तफली मच जाए, मतलब जो पूर्ति ना हो पाए। तो इसलिए कुछ रिजर्व रखा जाता है, उसके कुछ मतलब 4% है, जैसे कि 100 में 4%, इस तरीके से रिजर्व रखता है। तो एक फ्रैक्शनल रिजर्व रखा जाता है, तो इसी को किया जाता है, ये क्रिएट किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक मनी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसमें डेट है जनरेटेड बाय द बैंक के द्वारा। ठीक है, इट इज ए डेट जनरेटेड बाय बैंक विच कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, जो कि मनी के रूप में उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, आगे कुछ सोर्स होते हैं मनी के, मनी सप्लाई के कुछ सोर्स होते हैं, जैसे आरबीआई अथॉरिटी करती है और प्रिंट करती है करेंसी नोट, कब, किसके अंडर? आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। और जो प्रिंट करती है वो 2 रुपए से 2000 रुपए के नोट को प्रिंट कर सकती है, डिनोमिनेशन कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो 12 रुपए का नोट है और जो कॉइन है वो गवर्नमेंट के डिनोमिनेशन से इशू किया जाता है। यहाँ पे एक ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये मैसूर में है। एक तो मैसूर में है जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वो पढ़ाई होगा, सुना क्या। एक है सलवानी, सलवानी है आपकी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सलवानी है वेस्ट बंगाल में। तो ये दो हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इनका हेडक्वार्टर समझ लीजिए, या एक बैंक है जो कि पूरे देश में एक मनी को रिजर्व करने का, मतलब ये उनका हेडक्वार्टर है, जो कि ये इंडिया के 2 हिस्सों में है, मतलब कर्नाटका में और वेस्ट बंगाल में। कुछ अलग अलग करेंसी नोट्स कुछ एजेंसी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो कॉइन हैव लिमिटेड लीगल टेंडर, कॉइन के पास एक मतलब लीगली लिमिटेड होती है। जैसे कि पहले के राजा महाराजा थे, तो उनके पास क्या था? उनके पास जो सिक्के थे, कॉइनेज थे, वो कहाँ पर, क्या वो अब चलते? नहीं चलते, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए थे। लेकिन अब जो लीगल टेंडर जो आ रहा है वो नोट का आ रहा है, मतलब जो नोट है वो एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए चलेंगे। ठीक है, जब तक कि उन पे गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर ना करे, तो वो एक अनलिमिटेड समय के लिए होते हैं। अब आते हैं कि प्लास्टिक मनी क्या होता है। प्लास्टिक मनी, आपके पास डेबिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड नहीं तो सेविंग कार्ड तो होगा ही होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी की कैटेगरी में आता है, मतलब जो कार्ड के थ्रू होता है। ठीक है, उसको प्लास्टिक मनी की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट। so here is net demand and time liability। मतलब इसको समझने से पहले इनको समझ लेते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट अकाउंट क्या होता है?
करंट अकाउंट होता है जैसे कि आप बड़े आदमी बन गए तो आप क्या करोगे, अपना जो खाता है ना, अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट में नहीं खुलाओगे, आप किस में जाओगे, करंट अकाउंट में जाओगे। क्योंकि इसमें जो लिक्विडिटी होती है वो ज्यादा होती है। मतलब आप ट्रांजैक्शन 10 करोड़ का, लाखों का, मतलब करंट में कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता, किसमें, करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट मिलता है किसमें, सेविंग अकाउंट में, इसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि इसमें फिक्स समय के लिए पैसा रखवा दिया जाता है, जैसे कि 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। ठीक है, 15 साल की, इसमें फिक्स है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा रखवा दिया जाता है और इसमें इंटरेस्ट होता है, ज्यादा होता है। ऑब्वियसली जब आप खुद दिमाग लगा के देखिए कि ज्यादा समय के लिए पैसा रखवाया जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी इन तीनों में या देखा जाए तो सबसे लिक्विडिटी कौन है, तो इसमें है ये करंट अकाउंट की लिक्विडिटी ज्यादा है, फिर आपकी सेविंग अकाउंट की, उसके बाद आपकी फिक्स डिपॉजिट की, क्योंकि ये तो लंबे समय के लिए रखा है ना, तो ये है। यदि मैं बात करूं कि इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिलता है, वो है, इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है फिक्स डिपॉजिट में, फिर आता है सेविंग अकाउंट में, और करंट अकाउंट में तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए। अब मान लीजिए, अब ये क्या है कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है, तो इन सभी को प्लस कर दीजिए, ये आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। मतलब इन सभी को जोड़ करके जो लायबिलिटी निकलेगी वो क्या आएगी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, और आगे मनी सप्लाई को समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई मतलब जो आपके हाथों में पैसा है, जो गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है, और जो बैंक के पास पैसा है, मतलब जो टोटल स्टॉक है। तो स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है, मतलब आपके पास में पैसा है, मेरे पास में पैसा है, और जो बैंक के पास पैसा है, आरबीआई के पास पैसा है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास पैसा है, पब्लिक में है, उस सभी को क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया, सभी पैसा मिला करके क्या हो गया, ये स्टॉक हो गया। अब पब्लिक सर्कुलेशन में कैसे आएगा, उनको क्या क्या मनी सप्लाई का पार्ट है और क्या मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। जैसे कि कैश, लोगों के पास में पैसा है, लोगों के हाथों में पैसा है, जैसे कि आपके पास रखा है, मेरे पास रखा है, ठीक है। और बैंक डिपॉजिट है, जो मतलब जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है, बैंक के पास डिपॉजिट रखा है वो, और जो पोस्ट ऑफिस के पास डिपॉजिट रखा है, इन तीनों को यदि प्लस कर दिया जाए, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, ये मनी सप्लाई का, यहां से मनी सप्लाई निकल के आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि यदि मैं सेविंग अकाउंट से पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दूं, मतलब सेविंग अकाउंट से निकाल के फिक्स डिपॉजिट में डाल दूं, या फिक्स डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट में डाल दूं, तो क्या मनी सप्लाई पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, कमेंट में बताइए। तो देखिए, मनी सप्लाई पे इफेक्ट इसलिए पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं। जैसे कि सेविंग मनी सप्लाई का जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट प्लस एफडी, मतलब जो करंट अकाउंट होता है सभी को मिलाकर के, यही तो मनी सप्लाई का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए कि सेविंग अकाउंट है, मान लीजिए 10,000 थे, 10,000 में थे, मैंने 5,000 निकाल के एफडी में मैंने डाल दिए, 5,000 एफडी में पहले थे, 10,000 एफडी में पहले से थे, मैंने 5 यहाँ से निकाले, तो यहाँ हो गए 15, तो यहाँ बचे 5, तो पहले भी 20 थे और आज भी 20 हैं, तो क्या हुआ, मनी सप्लाई को कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट है और फिक्स डिपॉजिट मिला करके, और आगे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, या मान लीजिए एफडी तोड़वा दी, तो एफडी तोड़वा दी तो जो सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, इसका इसमें चला गया,
तो इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मनी सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मनी सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर और सारी चीजें बारीकी से समझ में आई होंगी। या नहीं समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। ठीक है, और आगे आगे आने वाले लेक्चरों में अपन सारे कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।